हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको क्लास 12th के मैथ्स का पूरा पैटर्न बता दूं कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कितने नंबर का आता है, पूरा मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्लास 12th के मैथ्स का जो पैटर्न हमारा होने वाला है यूपी बोर्ड का, वो होगा संबंध एवं फलन। पहला चैप्टर है, उसके अंतर्गत हम संबंध को पढ़ेंगे और फलन को पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा चैप्टर जो होगा वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होगा। और तीसरा होगा आव्यूह। आव्यूह के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, आव्यूहों पर संक्रियाएं और परिवर्त तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब बात करते हैं सारणिक की। सारणिक का विस्तार एवं अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। आव्यूह का व्युत्क्रम तथा रैखिक समीकरण निकाय का हल, ये हमें चौथे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। कुल मिला के हमारे सिलेबस में 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में इसको फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ से सेकंड मान लेंगे। ठीक है। तो पहले पार्ट में जो हमारा होने वाला है वो 6 चैप्टर है। उसके बाद पांचवा चैप्टर जो है सतता तथा अवकलनीयता है। सतता तथा अवकलनीयता के अंतर्गत हम दो हेडिंग को पढ़ेंगे, सतता तथा अवकलनीयता। ठीक है। अब छठवें चैप्टर की बात करें तो इसमें दिया गया है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम राशियों के परिवर्तन की दर तथा वर्धमान एवं ह्रासमान फलन पढ़ेंगे और उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट 2 से होगा समाकलन की शुरुआत। तो समाकलन में जो है अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन और निश्चित समाकलन। ये हमारे समाकलन के पार्ट होने वाले हैं, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8वें की। तो 8वां दिया गया है समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग में वही जो हम समाकलन पढ़ेंगे उसी का अनुप्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद अवकल समीकरण पढ़ेंगे। अवकल समीकरण के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें अवकल समीकरण की कोटि घात एवं अवकल समीकरण का हल और चर पृथक्करणीय विधि द्वारा समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण, इन तीनों चीज़ों को हमें अवकल समीकरण के अंदर पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं सदिश बीजगणित की। तो सदिश बीजगणित जो है, सदिश बीजगणित के अंदर हमें दो हेडिंग को पढ़ना है, सदिशों की आधारभूत संकल्पनाएं तथा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और दो सदिशों का गुणन। चैप्टर नंबर 10 हमारा इतने में समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में हमें दिया गया है त्रिविम ज्यामिति, दिक् को ज्या एवं दिक् अनुपात और रेखा पढ़ना है। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन है चैप्टर 12 और अंतिम में आता है प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत सप्रतिबंध प्रायिकता तथा प्रायिकता के गुणन प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय तथा बेज प्रमेय, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बेज प्रमेय से ली जाती हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करने से पहले हम इसका पाठ्यक्रम समझ लेते हैं कि बोर्ड द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम जो होने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने अंक हमको प्राप्त होने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो संबंध तथा फलन से हमें 10 अंक प्राप्त होने वाले हैं। इसमें से पेपर में 10 अंक का पूछा ही जाएगा, सबसे मोस्ट है। ठीक है। बीजगणित से 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। कलन से है जो 44 नंबर पक्के होने वाले हैं। जो कलन है, कलन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही से हमारा कुल मिला के पूरे मैथ का 44% नंबर हमें कलन से मिलना है। और उसके बाद सदिश तथा त्रिविम ज्यामिति से हमारे 18 नंबर मिलने हैं। रैखिक प्रोग्रामन से हमें 5 नंबर मिलेगा और प्रायिकता से कुल मिला के 8 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जो कुल नंबर होगा वो हमें 100 अंक का होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कलन। कलन से, क्योंकि कलन से हमें 44% नंबर स्कोर होगा। ठीक है। मैथ्स में 44% नंबर स्कोर होगा। अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन पर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में पहली हेडिंग जो है संबंध, रिलेशन। पहले हम रिलेशन को समझेंगे कि संबंध होता क्या है। ठीक है। देखिए, भूमिका इसमें दिया गया है, शब्द संबंध रिलेशन की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा में इस शब्द के अर्थ से लिया गया है जिसके अनुसार दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं। ठीक है। यदि उनके बीच एक अभिज्ञेय संयोजन हो। उदाहरण के रूप में पिता और पुत्र का संबंध एक संबंध है। ठीक है। पिता और पुत्र के बीच में एक संबंध है, ये हमारा संबंध हुआ। भाई और बहन, भाई और बहन के बीच में एक संबंध है, इसलिए ये भाई बहन, ये क्या हो गया, संबंध का उदाहरण है। पति पत्नी, इसमें भी ये संबंध का उदाहरण है। ठीक है। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य में गुरु शिष्य भी एक संबंध है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध होता है, इत्यादि। इस प्रकार से इसी प्रकार गणित में ऐसे असंख्य संयोजन हैं जिनके द्वारा दो पदों टर्म्स को संबंधित किया जा सके, जैसे कि 3 इज लेस देन 1। ठीक है। 3 जो है वो छोटा है 1 से, और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। ऐसे हम उदाहरण बनाते हैं। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। ये भी क्या है, संबंध है। ठीक है। और जो 2 है बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8। ठीक है।
ये हमारा संबंध हो गया। उपर्युक्त सभी पदों में एक चिन्ह के दोनों ओर लिखे गए पद किसी संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। जो ये चिन्ह है, ये लेस देन का चिन्ह, इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू या बिलोंग्स टू का, ये सभी एक संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है, कि इनके बीच कैसा संबंध है। इन चिन्हों को संबंध कहा जाता है, ठीक है। अब इन चिन्हों को अब आप नहीं पहचान पाएंगे तो सवाल कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे दिया गया है, इस अध्याय में प्रयुक्त कुछ मानक प्रतीक, स्टैंडर्ड सिंबल, ठीक है। अब इस अध्याय में जो है हमें कुछ प्रतीकों का सामना करना पड़ेगा, कुछ प्रतीक मिलेंगे, उन सब का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन से प्रतीक को मतलब कि किस लिए प्रदर्शित किया जाता है। जो यन है, अब यहाँ दिया गया है कैपिटल यन यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये किसका, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का प्रतीक है, कौन, कैपिटल एन। और जेड दिया गया है, जेड मतलब कि इंटीजर्स, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। क्यू जो है परिमेय संख्याओं, रेशनल नंबर्स का समुच्चय है। आर जो है वास्तविक संख्या और रियल नंबर्स का समुच्चय है। अब देखिए संबंध, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब संबंध पे बेसिकली हम बात करते हैं। इस खंड सेक्शन में सर्वप्रथम हम समुच्चयों सेट्स के कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट को परिभाषित करेंगे, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, यदि कैपिटल ए इज इक्वल टू फाइव या बी इज इक्वल टू फाइव, तब समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाइव से प्रदर्शित किया जाता है। यह हमें रटने वाली बात है, ठीक है। यदि ए इज इक्वल टू फाइव तथा बी इज इक्वल टू फाइव, तब समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणन को ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू फाइव से परिभाषित किया जाता है। अब देखिए यहाँ दिया गया है, यदि ए तथा बी दो अरिक्त यानी नॉन इम्पटी समुच्चय हैं, तब समुच्चयों ए तथा बी के कार्तीय गुणन को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मझला कोष्टक, फिर स्मॉल कोष्टक एक कामा बी सच दैट, इस चिन्ह को हम सच दैट पढ़ते हैं। सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एवं स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। ए क्रॉस बी के अवयव ए कामा बी को क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। ये क्रमित युग्म है, ए कामा बी को क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव ए के अवयव हैं और दूसरे बी के, ठीक है। जिसका पहला अवयव, ये जो पहला अवयव है ये कैपिटल ए का अवयव है और जो बाद वाला अवयव है ये कैपिटल बी का अवयव है, ठीक है। यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है। यानी कि इसमें अरिक्त समुच्चय के मतलब कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अवयव है, ये इम्पटी नहीं है। जो इम्पटी होता है उसको हम फाई से दिखाते हैं, लेकिन ये अरिक्त है, नॉन इम्पटी, इसमें अवयव हैं। इसलिए जो क्रमित युग्म होगा, क्रमित युग्म में पहले हम कैपिटल ए के अवयव लिखेंगे, फिर कामा लगा के फिर कैपिटल बी के अवयव लिखेंगे, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हमें उदाहरण दिया गया है, कैपिटल ए ये क्या है, समुच्चय है, इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है। मझले कोष्टक के अंदर पी क्यू आर, और कैपिटल बी का जो अवयव है एक कामा दो, और कैपिटल सी का जो अवयव है ए कामा बी। तब निम्नलिखित कार्तीय गुणन को लिखिए, यानी ए क्रॉस बी को हमें लिखना है और ए क्रॉस सी को लिखना है, बी क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को। पहले हम ए क्रॉस बी को लिखते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हम पहले क्रमित युग्म के हिसाब से ए का पहला अवयव, ठीक है, समुच्चय ए का पहला अवयव पहले स्थान में, और समुच्चय बी का पहला अवयव इसके बगल कामा लगा के 1, क्योंकि ये हमारा गुणा हो रहा है तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो ऐसे क्रमित युग्म में लिखा जाएगा। फिर पी का दूसरे अवयव के साथ, बी के दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो यहाँ पी कामा 2 लिखा जाएगा, ये क्रमित युग्म के हिसाब से। ये जो स्मॉल पी है ये कैपिटल ए का अवयव है और जो 2 है ये कैपिटल बी का अवयव है। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए जो समुच्चय ए का पहला अवयव है, समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं पहले समुच्चय ए के पहले अवयव से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसको लिखने का तरीका होता है पी कामा 1 और फिर पी कामा 2। अब यहाँ समुच्चय इसका समाप्त हो रहा है तो हम समुच्चय ए का दूसरा अवयव लेकर फिर समुच्चय बी के सभी अवयवों से गुणा करेंगे, ठीक है। हमारा समुच्चय ए का जो दूसरा अवयव है ये क्यू है, तो क्यू का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा क्यू कामा 1, ठीक है। ये क्रमित युग्म के हिसाब से ही हमें लिखना है, और उसके बाद क्यू कामा 2। अब देखिए बी का अवयव फिर से समाप्त हो गया। अब हमारा जो कैपिटल ए का अवयव है ये आर बचा है, तो आर का हम कैपिटल बी के सभी अवयवों से फिर से गुणा करेंगे, तो आर कामा 1 कामा आर कामा 2, ये हमारा समाप्त हो गया, यह इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं ए क्रॉस सी का, जो ए क्रॉस सी है। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए
जो हमारा ए क्रॉस बी निकालना है। अब ए क्रॉस बी निकालना है, इसलिए हम पहले ए का जो ए का अवयव है पहले हम इसे लिख लेते हैं पी कामा क्यू कामा आर, फिर 1 कामा 2। अब यहाँ से पहले समुच्चय ए का जो पहला अवयव है इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा पी कामा 1। ठीक है, ये स्मॉल पी ही रहेगा, कैपिटल पी ना बनाइएगा क्योंकि ये अवयव है। ठीक है, स्मॉल पी कामा 1। उसके बाद पी का ही गुणा हम 2 के साथ करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा पी कामा 2। उसके बाद क्यू कामा 1, फिर क्यू कामा 2, फिर आर कामा 1, फिर आर कामा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दिया गया है ए क्रॉस सी निकालना है। जो दूसरा दिया गया है वो दिया है ए क्रॉस सी निकालना है। तो जो ए का अवयव है, यहाँ देखिए जो ए का अवयव है और ये सी का अवयव है, तो समुच्चय ए के पहले अवयव का समुच्चय सी के सभी अवयवों से पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो उसको गुणा करने के बाद कैसे लिखा जाएगा, पी कामा ए, फिर पी कामा बी। अब देखिए इसका सी का जो अवयव है ये समाप्त हो चुका है। अब हम ये जो समुच्चय ए है इसका दूसरा अवयव लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू कामा ए, फिर क्यू कामा बी। फिर हम समुच्चय ए का तीसरा अवयव के साथ इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर कामा ए कामा आर कामा बी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बी क्रॉस बी। देखिए अब बी क्रॉस बी मैं निकाल देता हूँ, आपको एक होमवर्क जरूर दूंगा। जो बी का अवयव है 1 कामा 2 दिया गया है, यानी कि इसका खुद से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 1 कामा 2, फिर मल्टीप्लाई 1 कामा 2। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कामा 1। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कामा 2। इसका इसके साथ करेंगे 2 कामा 1। इसका इसके साथ करेंगे 2 कामा 2। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है, यही एग्ज़ाम में आपको करना है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, इसको आप करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो बी क्रॉस ए है ये क्या होगा, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध, रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय यानी नॉन इम्पटी समुच्चय है, ठीक है, नॉन इम्पटी सेट है, तब एक समुच्चय आर को समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहा जाता है। जो आर है ये समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहा जाता है यदि आर कामा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो, अर्थात यदि आर इस सबसेट आर इक्वल सेट ए क्रॉस बी, माना कि आर दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी के बीच संबंध है, तथा यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तब इसे ए रिलेशन बी लिखा जाता है। इसे ए कामा बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है। ठीक है, इसे ए कामा बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है, यानी ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में ही आप पढ़िए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। यदि ए कामा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब इसे ए डज नॉट रिलेटेड टू बी लिखा जाता है, तथा ए कामा बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है, इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर पढ़ा जाता है। ठीक है, यदि आप इसे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे सबसे बेहतर होगा इंग्लिश में ही पढ़ना। क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी के साथ कोई संबंध नहीं है, बाय द रिलेशन आर, संबंध आर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यदि ए इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3, ये समुच्चय ए दिया गया है, फिर समुच्चय बी दिया गया है 2 कामा 3 कामा 4 हो, तथा आर जो है आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, जो रिलेशन दिया गया है, सबसे पहले आपको रिलेशन पढ़ना है कि रिलेशन क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट 2a इज इक्वल टू बी। ए बिलोंग्स टू ए, जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स टू ए है, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। यहाँ संबंध सिद्ध करने के लिए दिया गया है। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संभावित संबंधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। हमें संभावित संबंधों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको प्लेन पेपर में करके देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हमें रिलेशन दिया गया है ए कामा बी सच दैट 2a इज इक्वल टू बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी दिया गया है। हमें दिया गया समुच्चय ए के जो अवयव है 1 कामा 2 कामा 3, तथा समुच्चय बी के अवयव है 2 कामा 3 कामा 4। अब हमें इसमें संबंध निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। हम पहले इसका क्रॉस निकालते हैं कि क्रॉस निकालते कैसे, आइए फिर से आपको एक रिवाइज कराते हैं कि क्रॉस निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले मझला कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक। अब समुच्चय ए का पहला अवयव के साथ समुच्चय बी के सभी अवयव के साथ
गुणा कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 1,2 फिर कामा 1,3 इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1,4। अब इसका ये जो 2 है 2 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2,2 फिर 2 का 3 के साथ यानी 2,3 और 2, यहाँ से 2,4। अब 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3,2 यहाँ से फिर 3,3 फिर 3,4। ये हमारा इसके बीच में रिलेशन आ चुका है। अब चूंकि हमारा जो रिलेशन दिया गया है, संबंध जो है वो दिया गया है a, b सच दैट 2a इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ जो b है ये हमारा a का 2 गुना होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि ये जो b वाला है ये हमारा a का 2 गुना होगा। तो जो a का 2 गुना होगा वो कौन कौन सा मिलेगा? पहला तो हमें ये मिल जाएगा 1,2, क्योंकि ये जो 2 है ये पहले का 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला अवयव जो हो जाएगा इसका 1,2। अब दूसरा ढूंढते हैं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मिल चुका है। ये क्या है? जो बी है, ये जो बी है ये पहले का 2 गुना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2,4। अब उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के बाद लिख देंगे सबसेट आर इक्वल सेट ए क्रॉस बी, और हम उसके नीचे लिख देंगे अतः आर जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है। अब देखिए इस सवाल में दिया गया था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें देखिए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जो है यन ए जो दिया गया है, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3, यानी कि इसमें 3 अवयव हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे यन ए इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार से जो समुच्चय बी में होगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या का सूत्र होता है यम बाई यन इज इक्वल टू, यहाँ क्या गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। इसमें जो अवयवों की संख्या है वो हमारा आ चुका है 9। ठीक है, जो इसमें अवयव बनेंगे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हमारी 9 आ चुकी है। अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संभावित संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संभावित संख्या का सूत्र होता है 2 की पावर यम इंटू यन। ठीक है, 2 की पावर यम इंटू यन, यहाँ से हो जाएगा 2। अब इसके अवयव की संख्या यम बाई यन का मान यम इंटू यन का मान कितना आया था? 9 आया था, यानी कि 2 की पावर 9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संभावित संख्या जो है 2 की पावर 9 होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।